और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत खबरों की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर कोरोना को लेकर सामने आ रही है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और यह आंकड़ा 24 घंटे में 8,392 नए केस सामने आए हैं, जबकि 230 लोगों की मौत हो चुकी है। और यह टोटल संख्या 1,90,000 भी क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 2 लाख के आसपास यह संख्या पहुंचने वाली है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु में लगातार यह संख्या बढ़ रही है। इसी के साथ ही अगर बात की जाए दिल्ली में भी डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तेजी से बढ़ती यह संख्या राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आलम यह है कि इस महामारी को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है और बार बार यह कहा जा रहा है कि आप सावधानी बरतें। लोगों से अपील की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया जाए, लेकिन तमाम तरीके की लापरवाही के चलते यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। आलम यह है कि 2 लाख के आसपास मरीजों की संख्या भारत में पहुंचने वाली है। तमाम राज्यों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, डराने वाले आंकड़े ये सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। इसी के साथ ही दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर बहुत तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और देश में यह संख्या 1,90,535 तक पहुंच चुकी है। और मरने वालों की अगर हम बात करें तो यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु में लगातार ये मामले सामने आने के बाद सरकारों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। तो देश भर में कोरोना का कहर जारी है। इस वायरस की रफ्तार कितनी तेज है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर घंटे के हिसाब से 24 घंटे में 230 लोगों ने दम तोड़ दिया है इस वायरस की वजह से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक है, क्योंकि लॉकडाउन की सीरीज लगातार हमने देखी, लेकिन मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, संख्या 1,90,535 भी क्रॉस कर चुकी है मरीजों की। यह ऑल ओवर आंकड़ा है। फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें तो देश के अंदर भी लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ 1,90,000 पार कर चुका, तो यानी कि सीधे सीधे कहें तो लगभग 2 लाख के आसपास आंकड़ा आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब जब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि लगातार 18,000 से पार चल रहा है आंकड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से सरकार जो कह रही थी लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से बचे, मगर अब जब आंकड़े ये आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि हर तरीके से जो सरकारों के जो दावे थे वो कहीं ना कहीं जनता जो है वो फॉलो नहीं कर रही है। ये कहें कि जो सरकार की जो गाइडलाइन थी वो जनता फॉलो नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और साथ के साथ जनता के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल राजू, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दिल्ली का यह आंकड़ा है जो 18,000 भी क्रॉस कर चुका है, अब अनलॉक की भी शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में बढ़ता आंकड़ा, अब क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली में जो स्थिति है वो इन कंट्रोल हो सकती है या फिर अब इन हालातों पर काबू पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें आप 5वें लॉकडाउन की, यानी कि जो लॉकडाउन अनलॉक जो कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अब आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाग निकल रहे हैं या फिर हम जब जो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगातार जनता का जो सैलाब है वो निकलता चला जा रहा है कहीं ना कहीं। ये मगर एक तरीके से ये देखना होगा कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाएंगे और ये जिस तरीके से लोग बाग निकलेंगे तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आएंगी, क्योंकि अब जब स्थिति राजीव, लेकिन सवाल ये भी है कि दिल्ली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तमाम राज्यों से नौकरी पेशे के लिए आते हैं। उन लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरस्टेट परिवहन है वो भी शुरू हो चुका है। और दिल्ली में हालात ये हैं कि आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इवन वो महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ने वाला है। अब आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग जो बाहर से नौकरी पेशे के लिए आते हैं उनको किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी? क्या उनका टेस्ट होगा या फिर आते साल वो भी कामकाज करना शुरू कर देंगे? देखिए बात करें मॉनिटराइजिंग की तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जितने भी लोग बाग अपने वर्क करने के लिए आएंगे, जैसे मान लो सरकारी वर्क करता है तो सरकारी के अंदर तो फीवर वगैरह चेक हो जाएगा या फिर जो अंदर जाने की परमिशन होगी तो मास्क वगैरह का चेकिंग हो जाएगी। जहाँ प्राइवेट वर्क आता है वहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ पर फीवर चेक नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग बाग जब आते हैं या कर्मचारी आते हैं तो मालिक इतना उसके पास टाइम नहीं होता, या फिर वो एक एम्प्लॉय को स्पेशल लगाएगा फीवर चेक करने के लिए और दूसरा मास्क चेक करने के लिए, मगर इतना टाइम ही नहीं होता, जिसकी वजह से ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी। मगर शाम तक का जो आंकड़ा अनुमान लगाया जा रहा है वो लगभग कम से कम 21,000 के आसपास जाएगा, लगभग 2,000 के आसपास 24 घंटे का बैठेगा। बिल्कुल राजीव, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार बाकायदा पत्र लिख रही है
पैसे की डिमांड कर रही है कि केंद्र सरकार हमारी मदद करे, हमें सैलरी देनी है लोगों की जो काम वहां पर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सरकारी कार्यालयों की बात करें या प्राइवेट कार्यालयों की बात करें, फिलहाल वहां पर किस तरीके की सावधानी अब देखने को मिल रही है? क्योंकि सुनने में तो बहुत कुछ आता है कि थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, टेस्टिंग होगी उनकी वहां पर, क्या ऐसी ये सब कुछ वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, बात करें सरकारी विभाग की तो सरकारी विभागों को फीवर वगैरह की, सैनिटाइजर की वगैरह हर तरीके की सुविधाएं होती है, क्योंकि वो सरकारी आंकड़े के हिसाब से होता है और सरकारी सुविधाएं होती है। जब प्राइवेट सेक्टर की बात होती है, वहाँ प्राइवेट सेक्टरों में दिक्कतें जरूर आती है, क्योंकि वहाँ पे फीवर वगैरह चेक नहीं हो सकता, थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो सकता, सैनिटाइजर नहीं हो सकता। अगर लोगों को अपने आप ही अपना मास्क लेके जाना पड़ेगा, अपने आप ही सैनिटाइजर करना पड़ेगा, अपने आप ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी जरूर होगी। मगर सरकार के लाख दावे करने के बावजूद भी दिल्ली के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। और भी बिल्कुल राजीव, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, फिलहाल जो दिल्ली की सब्जी मंडी है वहां पर बहुत तेजी से केस सामने आ रहे थे, अब अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, फिलहाल ऐसे पॉइंट पर किस तरह से फोकस कर रही है सरकार अब? देखिए, सरकार के जितने भी दावे कर ले, मगर दावे सिर्फ विफल है, क्योंकि जनता की जो माने तो कहीं ना कहीं जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रही है, क्योंकि तो लोगों को गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है। यानी कि पहले तो एक पुलिस का डर था, वो था जिसकी वजह से लोग अपने आप को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब जब पुलिस व्यवस्था भी हटती चली जा रही है तो कहीं ना कहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ने की वाली बात है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने सिर्फ ऐड करा है, लोगों को जागरूक करने की काम करे, मगर जो धरातल की बात है वो धरातल में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार विफल नजर आई है। जी ठीक है, चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। मुरारी सिंह, दिल्ली का हाल हमने जाना, ये संख्या 18,000 भी क्रॉस कर चुकी है। फिलहाल मुंबई की अगर हम बात करें या पूरे महाराष्ट्र की बात करें, कितने आंकड़े अब तक सामने आ चुके हैं? नए केसों की संख्या कितनी है? फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? देखिए, अगर पिछले 24 घंटे की मुंबई की बात करें तो 1244 नए मामले मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 52 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2487 पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 89 कोरोना पेशेंटों की मौत हो चुकी है। और इसी बीच 24 घंटे में ठीक होकर घर जाने वाले जो मरीजों की संख्या है वो 1244 है। तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में आंकड़ा पिछले 4-5 दिनों में बढ़ा था, उसके अपेक्षा थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई है, क्योंकि 3000 तक आंकड़े गए थे और अब ये आंकड़ा 2400 तक पहुंचा है। लगातार महाराष्ट्र सरकार संघर्ष कर रही है, कोशिश कर रही है हर संभव इस कोरोना पर रोक लगाने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही है, जो थोड़ी बहुत चुकी है, उसकी वजह से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जी मुरारी सिंह, लेकिन जिस तरह से 24 घंटे का आंकड़ा आपने बताया वो वाकई डराने वाले, हैरान करने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि मुंबई से इससे पहले भी जो आंकड़े सामने आए हैं, बहुत तादाद में लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और संख्या सबसे ज्यादा वहां पर बढ़ रही है। फिलहाल अब अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, उसको लेकर क्या कुछ एहतियात बरत रही है महाराष्ट्र सरकार? सरकार ने तमाम उन रेड इलाकों में लॉकडाउन के तहत ही सारी चीजों पर पाबंदी लगाई रखी है। हालांकि जिस तरीके से सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक रोडों पर या गार्डन में जॉगिंग के लिए जरूरत की सामान की दुकान कुछ शर्तों पर खोलने की बात कही गई है, जरूर ये महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ 2 दिन से 3 दिन तक लॉकडाउन में ढील दी थी और जिसके बाद ये आंकड़ा सीधा 1000-1200 का जो अब 24 घंटे में हुआ करता था वो आंकड़ा 3000 तक चला गया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर लापरवाही बढ़ती जाती है, लॉकडाउन में ढील दी जाती है, तो हालात और स्थिति कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल मुरारी सिंह, लेकिन अब जिस तरह के हालात मुंबई या महाराष्ट्र में बने हुए हैं, क्योंकि आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मरने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और ग्रस्त लोगों की भी सबसे ज्यादा है, अब लोग समझदारी से काम ले रहे हैं या फिर अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी महाराष्ट्र सरकार की है, पुलिस वालों की है? देखिए, आम जनता की बात करें तो उनके घर में अनाज या रखे हुए पैसे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, तो अपनी जरूरतों से वो बाहर निकलना उनकी मजबूरी बन चुकी है। घर में छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, बहन है, ऐसे तमाम उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन को गंभीरता होना होगा और उन तमाम जरूरत की चीजों को गाइडलाइन के तहत सख्ती के साथ उसे पालन कराना होगा, लोगों की जरूरत को भी समझना होगा और कोरोना महामारी से भी लड़ना होगा। जी ठीक है, चलिए मुरारी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। कोलकाता से शांतनु बनर्जी इस वक्त फोन लाइन पर है। शांतनु, अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट आंकड़े अब तक सामने आ चुके हैं? कितने लोगों की मौत अब तक हो चुकी है? क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास?
देखिए, सबसे बड़ी बात है फिलहाल अभी जो मतलब जो हम देख रहे हैं, पूरा बंगाल का जो परिस्थिति है, बंगाल का परिस्थिति पूरा बेहाल हो चुका है, क्योंकि अभी फिलहाल जो कई जिला पे जहाँ पे मतलब ग्रीन जोन था, कई जिला पे मौत का आंकड़े और पॉजिटिव केस भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो जो इलाका ग्रीन में था उसमें से आपका मालदा, 24 परगना जिला, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, नदिया, कचबिहार, डेली हर रोज कम से कम 30 से 35 पॉजिटिव केस को सामने आता है। और फिलहाल इसी का कारण है सिर्फ जो परियायी मजदूर लोग जो बाहर गांव से ट्रेन में लेके आता है, उसका सही परीक्षा भी नहीं होता, क्वारंटाइन सेंटर के लिए भी उसको कहीं भी इलाका में मतलब रखने के लिए उस इलाका का जो जनता लोग है वो भी बवाल शुरू कर देता है, किसी को भी मतलब क्वारंटाइन सेंटर में रखने के लिए परेशानी में पड़ जाता है खुद गवर्नमेंट को। क्योंकि अभी भी कल खुद बहरमपुर में क्षेत्रों में जैसी मैंने देखा कि रात को पुलिस जाके मतलब पिटाई की और उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो बना नहीं पाया। तो फिलहाल जो परिस्थिति अभी जो पश्चिम बंगाल से शुरू हो रहा है, लगता है धीरे धीरे अभी जो लॉकडाउन होने का समय है, अभी जो धीरे धीरे ममता बनर्जी जी जो कहा है कि सिर्फ लेकिन शांतनु इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है पश्चिम बंगाल में? क्योंकि इससे पहले तो ये था कि जो अम्फान ने जमकर तबाही मचाई, उस नुकसान से कैसे उबरा जा सकता है, उस पर ही अभी तक मंथन चल रहा था। लेकिन आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है जो राज्य सरकार पर उठता है कि क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था क्यों ममता सरकार ने नहीं की है, जब लगातार संख्या बढ़ रही है? जी, क्वारंटाइन सेंटर में जहां जहां खुद पश्चिम बंगाल का ममता सरकार ने जहां पे बोला था क्वारंटाइन सेंटर, कोई स्कूल में, कोई मतलब बड़े कोई होटल में जो बोले थे, लेकिन उसमें मतलब उसी इलाका का जो जनता लोग ने वो मतलब बनाने नहीं देता है और वो पूरा हल्ला करता है। कि इसलिए हल्ला करता है, वो लोग यही सोचता है जो बाहर गांव से लोग आता है उसमें ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। लेकिन अभी तक पूरा देश भर में जो आप देखिएगा 7वें स्थान पर आ गया है हमारा भारत। ये सबसे बड़ी बात है जो अभी फिलहाल परिस्थिति जो चल रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में, तो हम लोग देख रहे हैं कहीं भी इलाका में अगर क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए आप जाएंगे तो मतलब उसी इलाके में बवाल शुरू हो जाता है, क्योंकि पुलिस वालों ने जाकर उसको समझाता है, लेकिन वो भी कोई सुनता नहीं। काल जैसी बहरमपुर क्षेत्रों में हुआ। लेकिन शांतनु बनर्जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाता है वहां पर लोग हल्ला करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनको खतरा है, इसी तरीके से वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ बैलेंस करके चलना ये तो ममता सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि साफ दर्शाता है कि जो अव्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से हैं। जी, सबसे बड़ी बात तो वही सामने आ रहा है कि अभी जो जनता लोग, अभी कोई डॉक्टर लोग, जनता लोग सिर्फ यही कहना चाहता है कि जब लॉकडाउन करने का समय था उसी टाइम में लॉकडाउन नहीं हुआ। जब 625 मरीज था आपका मार्च 25 में, उसी टाइम में लॉकडाउन कर दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी लॉकडाउन करने का समय है, क्योंकि बाहर गांव से परियायी लोग जो अंदर आते हैं, खुद वही लोग क्वारंटाइन सेंटर में जाता नहीं। ऐसी भी तस्वीरें आया क्वारंटाइन सेंटर से खुद लोग ने भाग रहे खुद अपने घर में, और इसी कारण से उसका मोहल्लों में वो घूम रहे हैं, कोई दुकान में, कोई मार्केट में, कोई चाय का दुकान में। तो इसी वजह से पूरा इलाका में वो धीरे धीरे फैल रहा है। तो अभी जो फिलहाल परिस्थिति धीरे धीरे पश्चिम बंगाल का गंभीर होते जा रहा है। पश्चिम बंगाल का 26 का जो डिस्ट्रिक्ट है, 26 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक आप कम से कम 18 डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन में चला गया। इसके नतीजा और भी भोगना पड़ेगा। जी चलिए शांतनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता विनीत कपूर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, विशेष संवाददाता। विनीत, फिलहाल अगर हम पंजाब की बात करें या चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, फिलहाल किस तरीके के लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आ रही है? 24 घंटे का आंकड़ा क्या कुछ रहा है? मरीजों की संख्या कितनी पहुंच चुकी है? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम दोनों ही प्रदेशों की बात करें तो लगातार यहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या के अंदर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो लगातार 5 दिन हालांकि यहाँ पर जो नए केस नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद अचानक से एक बार फिर से यहाँ कोरोना बम जो है वो फटता हुआ नजर आ रहा है और पॉजिटिव केसों के अंदर इजाफा हो रहा है, जो सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन 5 के चलते पूरे के पूरे मार्केट्स को खोल दिया गया है। सार्वजनिक लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्थानों पर नजर आ रहे हैं आम लोग, तो ऐसे में कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विनीत, वही चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक हम देखें, क्योंकि 11 बजने वाले हैं, तस्वीरें क्या कुछ नजर आ रही हैं? अब अनलॉक हो चुका है सब कुछ, दुकानें खुलना शुरू हो चुकी है, लोग अपने कामकाज के लिए भी निकल रहे हैं। अब लगता है आपको कि जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको फॉलो भी किया जा रहा है, या फिर अब लापरवाही बरतने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है? सीधे तौर पर अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो कहीं कहीं जरूर गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन अमूमन
जो एरियाज हैं वहां पर भारी भीड़ जो है नजर आ रही है। सड़कों पर गाड़ियां जो हैं बेतहाशा घूमती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा। सड़कों पर लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग की कई जगह पर पूरी तरह से अवहेलना होती हुई नजर आ रही है। हालांकि दूसरी तरफ जरूर सरकार ये बात कर रही है कि सख्ती की जाएगी, किसी को भी जो हेल्थ की गाइडलाइंस है उसको वायलेट नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन लगातार ये गाइडलाइंस भी कहीं ना कहीं इसकी अवहेलना होती नजर आ रही है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से मैं पहले भी कह चुका हूँ जिस तरह से कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग जो है उसकी तरफ देश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार किस तरह से इसको लेती है, किस लहजे में लेती है और आने वाले दिनों में क्या नए फरमान जारी होते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरह से आज मार्केट ओपन हुई है, ये एक बड़े खतरे को दावत देने जैसा है। जी, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से अब जो कार्यालय हैं वो भी खुल चुके हैं, फिर चाहे हम सरकारी ऑफिस की बात करें या प्राइवेट कार्यालयों की हम बात करें, अब क्या वहां पर जो गाइडलाइन जारी की गई है कि थर्मल स्क्रीनिंग वहां पर की जाएगी और इतने ही लिमिटेड लोग ही वहां पर काम कर सकते हैं, स्टाफ की अगर मैं बात करूं, वो सब कुछ धरातल पर नजर आ रहा है या फिर उसमें भी लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है? थर्मल स्क्रीनिंग जरूर हो रही है, लेकिन उस थर्मल स्क्रीनिंग का मायने क्या है ये सोचने की जरूरत है। सैनिटाइजर लेकर कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, वो आपके हाथ सैनिटाइज करवा रहा है, इसके अलावा आपका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। लेकिन अगर हम गर्मी की बात करें तो अमूमन अगर गर्मी के सीजन के अंदर कोई व्यक्ति पैदल तकरीबन 500 मीटर भी चलता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो वाकई में बढ़ जाता है। तो ऐसे में उस थर्मल स्क्रीनिंग कितनी ऑथेंटिक है ये एक बड़ा सवाल बनता है। पब्लिक डीलिंग शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जब लोग वहां पर आएंगे उनके लिए क्या कुछ प्रिकॉशन बरती जाएंगी ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये जरूर कह दिया गया है कि राहत देने की जरूरत थी, लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इतनी बड़ी महामारी के बीच में बिल्कुल विनीत, तो ये जरूरी हो जाता है, अगर इस महामारी को कंट्रोल करना है तो उस फॉर्मेलिटी से बाहर निकलना होगा। जो कहा जाता है वो धरातल पर नजर आना चाहिए, तभी जाकर ये महामारी खत्म हो सकती है, इसको रोका जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। आम इंसान को बड़ा झटका लगा है, दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। महंगाई की मार एक बार फिर से आम इंसान को झेलनी पड़ रही है। आलम यह है कि सिलेंडर के जो रेट हैं वो बढ़ गए हैं। सब एलपीजी सिलेंडर वाला जो सब्सिडी वाला सिलेंडर था उसके रेट बढ़ गए हैं। 11 रुपये 50 पैसे महंगा ये कर दिया गया है। सीधा सीधा आम इंसान की जेब पर यह बड़ा झटका लगा है। बिना सब्सिडी वाले जो सिलेंडर है उसको लेकर भी अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली पर महंगाई की ये मार, अब आम इंसान जो अब तक कामकाज बिल्कुल ठप हो चुका था वो कैसे सरवाइव कर पाएगा, यह सबसे बड़ी चुनौती आम इंसान के लिए बनी हुई है। तो 11 रुपये 50 पैसे यह महंगा हुआ है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं और इसी के साथ दिल्ली पर यह महंगाई की मार और आम इंसान सबसे ज्यादा इस वक्त परेशानी की मार झेल रहा है। 593 हुआ है बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर और 11 रुपये 50 पैसे ये बढ़ा दिए गए हैं। इसी के साथ ही बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं और सीधा सीधा ये आम इंसान की जेब पर ये झटका लगा है। महंगाई की मार और आम इंसान इसमें पिछतावा नजर आ रहा है। अब तक कामकाज पूरी तरह से ठप था, जैसे कैसे इंसान घर का खर्चा चला रहा था, लेकिन अब जो सिलेंडर है उसके दाम बढ़ गए हैं। अंदाजा लगा सकते हैं अच्छे दिनों का वादा जो लगातार सरकार की तरफ से किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में आम इंसान क्या करेगा, यह सबसे बड़ा चैलेंज है जिंदगी को सरवाइव करना। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, आम इंसान जिसको सपने दिखाए जाते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इस क्राइसिस के बीच यह खबर सामने आती है कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। एक बड़ा झटका है खासतौर से उन लोगों के लिए जो बमुश्किल इस वक्त अपने घर को चला रहे हैं, अपने घर परिवार को चला रहे हैं। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से 2 महीने के लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से अब जब लोगों को राहत दी गई है बाहर निकलने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सरकार ने जो एलपीजी सिलेंडर पे दाम बढ़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है दिक्कतें बहुत आएंगी सरकार जनता को, क्योंकि ना कहीं जब 11 रुपए से ज्यादा के दाम बढ़ाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार अच्छे दिनों की वादे जरूर करती है, मगर जिस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि 2 महीने से वैसे ही काम धंधा नहीं था, जो उनके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे उनसे उन्होंने 2 महीने का अपने घर का खर्चा चलाया, मगर अब जब बाहर निकलने की बारी आई, यानी कि सरकार ने जो लॉकडाउन के अंदर छूट दी, तो कहीं ना कहीं जब बाहर निकलेंगे तो ही कमा सकते हैं, मगर अब जब सिलेंडर के दाम बढ़ गए तो उनको लगता है कि रोटी खाने के लिए भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि सरकार
कोशिश जरूर करती है, दावे जरूर करती है, मगर दावे जी। धरातल पे कितने कामयाब होते हैं, कितने। लेकिन राजीव, इससे पहले हम देख रहे थे कि तमाम तरीके की बातें सामने आ रही थी कि खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मनीष सिसोदिया ने, उन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। अब क्या ये नजर आ रहा है कि अब लोगों पर दबाव बनाया जाएगा क्योंकि कामकाज के लिए छूट दे दी गई है, अब टैक्सेस भी बढ़ा दिए जाएंगे, यानी कि सीधी मार ये आम इंसान पर पड़ने वाली है, सब कुछ आम इंसान से रिकवर किया जाएगा? राजीव जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सरकार ने अच्छे दिनों के वादे जरूर करे थे, मगर जब 6 साल पूरे हुए हैं, 6 साल के बाद में जब लॉकडाउन 5 लगा है और लॉकडाउन 5 के बाद में जो लोगों को बाहर निकलने के लिए छूट दी गई है, तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की छूट दी गई तो जनता के बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि उनको भी पता है कि 2 महीने तक घरों में रहने के बाद में किस तरीके से अपनी परिस्थिति के अंदर घर चलाए। मगर जब उसकी जो मार पड़ेगी, जो नहीं कह सकते आप, जब सिलेंडर पे एलपीजी सिलेंडर पे रेट बढ़ाए और उसके बाद में जब उनके जनता के ऊपर मार पड़ने वाली है, शायद उसका अंदाजा नहीं है सरकार को, क्योंकि अगर सरकार इस चीज के बारे में सोचती तो शायद इस तरीके के दाम नहीं बढ़ाए जाते। मगर लेकिन राजू, समझना यह भी होगा कि अगर ये चीजें नॉन एसेंशियल में आती, उनके दाम बढ़ते, तो समझ में आता कि चलिए लोगों को वही खरीद सकता है जिसको इसकी जरूरत है, लेकिन ये तो एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं ये चीजें, इसके बिना तो घर का चूल्हा भी नहीं जल सकता, आप खाना भी नहीं पका सकते, उन चीजों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो श्रमिक है, मजदूर वर्ग है, किसान है, वो महंगाई की मार झेल रहा है, लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा असर उस पर पड़ा है, और ऐसे वक्त में ये एक और झटका दे दिया गया। देखिए बिल्कुल बात करें, जिस तरीके से श्रमिक जो थे, जो यानी कि प्रवासी जो मजदूर थे या जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उन लोगों की भी खासी दिक्कत है, क्योंकि उन लोगों के पास पहले ही खाना नहीं मिल रहा था, 2 महीने का लॉकडाउन चला, उनको रहने तक की दिक्कतें आई। मगर जब बात करें कि लोग जब सिलेंडर पे ऐसी तरीके से सरकार पैसे बढ़ाएगी तो शायद उनको रोटी तक नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 महीने के लॉकडाउन के अंदर हमने ये भी देखा, क्योंकि लोगों के पास आटा नहीं था, या फिर जो प्राइवेट दुकानों से खरीद के लेके आ रहे थे, वो भी दाम बढ़े हुए थे, यानी कि 25 रुपए का अगर किलो का आटा मिलता है तो कम से कम 30 या 32 रुपए किलो मिल रहा था, यानी कि 6-7 रुपए पहले ही महंगा हो चुका। तो कहीं ना कहीं अब सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए गए, एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए गए, तो कहीं ना कहीं अब उन लोगों को दिक्कतें खास तौर पर आएंगी। क्योंकि बिल्कुल राजीव, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अनलॉक अब किया गया है, कामकाज के लिए छूट दे दी गई है, उससे तो यह समझ में आता है कि इस वायरस के साथ जिंदगी जीना हमें सीख लेना चाहिए, कामकाज की छूट दे दी गई है, कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ जो अब दाम बढ़ा दिए गए हैं, यह बड़ा झटका आम जनता के लिए, गरीब तबके के लिए, मिडिल फैमिली के लिए, अब क्या अब ये लग रहा है कि जो सरकार है अब उसका पूरा फोकस राजस्व की तरफ है कि कैसे अब राजस्व को बढ़ाया जाए, क्योंकि अब तक सब कुछ बंद था, बहुत नुकसान हुआ है, बकायदा चिट्ठियां लिखी जा रही है, केंद्र से मदद मांगी जा रही है, अब राजस्व बढ़ाने की तरफ सरकार का ध्यान है? देखिए नुकसान तो सबों का हुआ है, क्योंकि ये कि मिडिल क्लास को भी है और एक लोअर क्लास को भी और एक अपर क्लास को भी और एक राजनीतिक नेताओं को भी, पार्टियों को भी, सबको नुकसान हुआ 2 महीने का। मगर कम से कम ये जरूर था कि सरकारों को अभी जो पैसे बढ़ाने की वाली बात है वो अभी नहीं करनी चाहिए थी। मगर जैसे ही आज फर्स्ट डे है, यानी कि 5वें लॉकडाउन का फर्स्ट डे है, तो उसी के दौरान पर जिस तरीके से रेट बढ़ा दिए गए, तो कम से कम उसकी मार जो पड़ेगी वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास को पड़ेगी, ना कि अपर क्लास को। अपर क्लास तो उसका किसी तरीके से मैनेज कर लेगा, मगर लोअर क्लास और मिडिल क्लास उसे मैनेज नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं ये जो खटास बनेगी वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, कहीं ना कहीं सरकार को भी और जनता को, क्योंकि जनता नाराज हो जाएगी सरकार से, क्योंकि सरकार ने तो दावे कर दिए कि हमने 6 साल पूरे कर लिए और 6 साल पूरे करने के बाद में हमने जनता के लिए ये किया है। बिल्कुल राजीव, लेकिन सवाल यह है कि अभी तो सिर्फ ये सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, आने वाले वक्त में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर राजस्व पर फोकस है सरकार का कि भैया आप टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं या इन चीजों के दाम बढ़ा दिए जाएं तो पैसा वसूल हो सकता है, तो अब आने वाले वक्त में हम ये उम्मीद करें कि जो सब्जियों के दाम है, राशन के दाम है, वो भी बढ़ जाएंगे और साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम उनमें भी बहुत तेजी से उछाल देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें जिस तरीके से महंगाई की, क्योंकि आप जब एलपीजी सिलेंडर पे दाम में महंगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं अब डीजल और पेट्रोल का नंबर आएगा, और पेट्रोल डीजल के बाद में कहीं ना कहीं जो उसका जो मार पड़ेगी वो सब्जियों पर पड़ेगी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही ये सारी चीजें आती हैं और इधर उधर जाती हैं, यानी बाजारों तक पहुंचेगी, फिर उसके बाद उपभोक्ता तक पहुंचेगी। मगर जब बात करें जिस तरीके से अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर भी जनता पर भी पड़ेगा। यानी कि कह सकते हैं एक तो 2 महीने का लॉकडाउन रहा, दूसरी तरफ सरकार की जो मार पड़ेगी वो कहीं ना कहीं दिक्कतें देंगी, सबसे ज्यादा उन घरेलू मजदूरों को, और जो महिलाएं हैं जो घरों को चलाने के लिए जिनको मेहनत करनी पड़ती है, दिक्कतें करनी पड़ती है, खासकर उन लोगों को दिक्कतें आएंगी। अब जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं, और यह बड़ी खबर केरल से सामने आ रही है। मौसम ने करवट बदली है और मौसम एक बार फिर से सुहाना होता हुआ नजर आया, लोगों को गर्मी से निजात मिली है। तो केरल में रिमझिम बारिश हो रही है। आलम यह है कि गर्मी से लोगों को निजात मिली है। कोझिकोड में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है।
और राज्य में मौसम सुहाना हुआ है। जो गर्मी अब तक पड़ रही थी उससे राहत मिलती भी लोगों को नजर आ रही है। हम देख रहे थे कि गर्म हवा चल रही थी, लू के थपेड़ों से लोगों का बहुत बुरा हाल था। अब रिमझिम बारिश इस वक्त सुबह से हो रही है केरल में, और आलम यह है कि लोगों ने थोड़ी राहत जरूर ली है उस गर्मी से जो अब तक बहुत जो ज़्यादा तापमान दर्ज हो रहा था, और लगातार गर्मी के चलते लोग बेहाल हो रहे थे क्योंकि कामकाज के लोगों का निकलना शुरू हो चुका है घरों से, और ऐसे में अगर गर्मी की मार उन पर पड़ती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है घरों से बाहर निकलना। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, कोझिकोड में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा खुशनुमा बना हुआ है और फिलहाल लोगों ने राहत की सांस ली है। गर्मी अब तक बहुत ज़्यादा हो रही थी, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, खासतौर से उन लोगों को जो रोजमर्रा कामों के लिए घर से निकल रहे थे या फिर जो श्रमिक हैं जो खुले आसमान के नीचे काम कर रहे थे, उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। केरल में मौसम इस वक्त बहुत सुहाना वहां पर बना हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती भी नजर आ रही है। आज सुबह से ही झमाझम बारिश वहां पर हो रही है। अब तक जो गर्मी थी उससे लोगों को निजात मिलती भी नजर आ रही है। कोझिकोड में मौसम बहुत सुहाना इस वक्त बना हुआ है क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है। इससे पहले तापमान में जो जिस तरीके से तापमान दर्ज किया गया था, बहुत तेजी से गर्मी वहां पर बढ़ रही थी, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही थी जो रोजमर्रा कामों के लिए घर से निकल रहे थे, क्योंकि इस लॉकडाउन के बीच जो छूट दी गई है उसके बाद से कई कार्यालय खुल चुके हैं, लोग अपने काम के लिए निकल रहे हैं और गर्मी की मार के चलते सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही थी। अब झमाझम बारिश हो रही है, काफी राहत लोगों को मिल रही है और इस वक्त मौसम बहुत ज्यादा सुहावना बना हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। एनबी न्यूज, अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।